हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने चैनल एक्स्ट्रा क्लास बेस्ड सेंसर में। और आज हम लोग जो एटॉमिक केमिस्ट्री में चल रही थी उसी केमिस्ट्री को आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। तो ये पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या है, रदरफोर्ड का मॉडल देखा था, जिसको न्यूक्लियस का मॉडल भी कहा गया। ठीक है, हम लोग 1898 में सबसे पहले थॉमसन मॉडल देखे थे, फिर 1911 में जाकर के रदरफोर्ड का मॉडल आया। और रदरफोर्ड का मॉडल एक न्यूक्लियस मॉडल के रूप में रिप्रेजेंट किया गया रदरफोर्ड के द्वारा। और उन्होंने बताया कि हमारा जो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता है, वो घूमता है, चक्कर लगाता है विद्युत कक्षाओं में। तो उनके मॉडल में कुछ कमियां रह गई, उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए रदरफोर्ड मॉडल के बेस पे, ठीक है ना, बोहर्स ने अपना एटॉमिक मॉडल बनाया। और बोहर्स ने अपने एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए मैक्स प्लैंक के सिद्धांत का, जो क्वांटम सिद्धांत था, उस क्वांटम सिद्धांत का हेल्प लिया और इसी सिद्धांत के आधार पे उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल बनाया। मैक्स प्लैंक ने अपना जो क्वांटम सिद्धांत था 1900 ईस्वी में दिया था। ठीक है, उसी सिद्धांत के बेस पे बोहर्स ने अपना जो रदरफोर्ड का मॉडल में कमियां रह गई थी उन कमियों को दूर किया। अगर मैक्स प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत की बात करें हम लोग थोड़ा सा बस एक लाइन में, तो उसमें बताया गया कि आपका अगर कोई चार्ज पार्टिकल अगर किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, तो जब वो ट्रेवल करेगा तो क्या करेगा, एनर्जी को लॉस करेगा। एनर्जी लॉस करेगा यानी कि उसमें से क्या है, हीट रेडिएशन निकलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेंगे। और उन रेडिएशन से क्या हम लोग स्पेक्ट्रम भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर वो एनर्जी को कॉन्टिन्यूस निकाल रहा है तो हमको उससे क्या है, एक कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलेगा। अगर वो एनर्जी को कॉन्टिन्यूस नहीं निकालेगा तो क्या है, हमारा स्पेक्ट्रम कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। तो इन्हीं सब बातों को आधार बना करके बोहर्स ने अपना मॉडल बताया। और उसमें क्वांटम सिद्धांत के बेस पे जो बात आई थी, क्वांटम का मतलब क्या हो गया, जो क्वांटीकरण है, आप जानते हो किसी भी चीज़ की जब मात्रा, कोई निश्चित मात्रा बना दी जाती है, किसी भी वस्तु की, पदार्थ की, या है ना, एनर्जी की, किसी भी चीज़ की, अगर मात्रा को हम एक निश्चित मात्रा को अगर हम लोग उसको क्वांटाइज कर दें उसको, तो उसको बोलते हैं क्वांटीकरण। क्या बोलते हैं, क्वांटीकरण। जैसे अभी आप ऐसे समझे कि अगर हम कोई वस्तु अगर आप बेच रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, हम अगर जैसे केले बेच रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो केले बेच रहे हैं तो उसमें हम केले को बेचने के लिए क्या है, डजन के हिसाब से बेचते हैं कि हम 1 दर्जन केले, 2 दर्जन केले। आप उसको 2 केले, 4 केले भी किसी को दे सकते हैं। लेकिन अगर हम ये बोल दें कि नहीं, हम जब भी देंगे तो डजन में ही केले देंगे, है ना, दर्जन में ही केले देंगे आपको। हमारे यहाँ अगर आपको केले खरीदने हैं तो आपको दर्जन में ही मिलेंगे, आपको केले में से 1 केले, 2 केले, 4 केले आपको नहीं मिलने वाले हैं। जब भी मिलेंगे तो आपको दर्जन में ही मिलेंगे। तो ये आपने जो केले का जो मात्रा एक निश्चित कर दिया कि नहीं, हमारा जो केला है वो 12 केले ही मिलेंगे, जो भी खरीदना होगा आपको। अगर आप हमसे 24 केले खरीदेंगे तो हम दे देंगे आपको, 36 खरीदेंगे तो आपको दे देंगे, क्योंकि 36 में 3 दर्जन हो जाएगा हम लोग का। लेकिन आप हमसे कहेंगे 20 केले दे दीजिए तो हम आपको नहीं देंगे, क्योंकि हमने क्या किया है, केले की मात्रा को एक निश्चित बना दिया है कि हम इतना ही जो हमारा केला है या कोई भी वस्तु है वो बेच सकते हैं। तो उसको बोलते हैं क्वांटीकरण। क्या बोलते हैं उसको, क्वांटीकरण। किसी भी पदार्थ, किसी भी चीज़ की मात्रा को निश्चित कर देना ही क्या है, क्वांटीकरण है। तो इसी प्रकार से एनर्जी को उन्होंने क्या किया, क्वांटाइज किया था कि कोई भी आपका जो रेडिएशन निकल रहा है, रेडिएशन जो निकलता है वो क्या है, एनर्जी के छोटे छोटे बंडलों के रूप में निकलता है, छोटे छोटे पैकेटों के रूप में निकलता है। और उन पैकेटों की एनर्जी क्या होती है, बिल्कुल फिक्स होती है, एच के बराबर, जिसे फोटान कहा गया, क्वांटा या फोटान कहा गया। तो उनकी एनर्जी क्या है, फिक्स है, फोटान के बराबर होगा, एच के बराबर होगा। एच प्लैंक कांस्टेंट है और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, जो भी रेडिएशन निकल रहा है उस रेडिएशन की क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो ये चीज़ आप क्वांटीकरण का जो सिद्धांत था उसके बेस पे जो बोहर्स ने जो एटॉमिक मॉडल दिया, रदरफोर्ड के मॉडल में जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए। तो जो रदरफोर्ड की एक कमी तो ये बताया आपने कि जो रेडिएशन हो रहा है वो कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। रदरफोर्ड ने कहा कि हमारा इलेक्ट्रॉन लगातार वृत्तिगत कक्षा में क्या है, चक्कर लगा रहा है, तो इसका मतलब लगातार आपका एनर्जी निकाल रहा होगा। जब वो कंटिन्यूअस एनर्जी निकाल रहा है तो हमारा उससे मिलने वाला जो स्पेक्ट्रम होगा वो भी क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। लेकिन देखा गया तो स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस न मिल करके क्या था, असतत स्पेक्ट्रम मिल रहा था, जिसे बोलते हैं रेखित स्पेक्ट्रम। रेखित स्पेक्ट्रम, तो रेखित स्पेक्ट्रम का मतलब हो गया कि हमारा जो एनर्जी यहाँ पे हम लोग को इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है वो कंटिन्यूसली न निकाल करके छोटे छोटे रेंज में निकाल रहा है। इस वजह से क्या हम लोग को जो हमारा स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, तो इसी बेस पे उन्होंने कहा कि भाई हमारा एटम तो स्टेबल है। अगर रदरफोर्ड की बात करें तो इलेक्ट्रॉन जा करके उसका एनर्जी लॉस होता जाएगा और नाभिक में गिरेगा, जा करके इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा। लेकिन एटम हम लोग का डिस्ट्रॉय होता नहीं है। तो उसके बेस पे बोहर ने कहा कि इसका मतलब ये है कि हमारा जो भी इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन हम लोग का किसी न्यूक्लियस के चारों ओर जो घूम रहा है वह ऐसे नॉर्मली नहीं घूम रहा है वो कि नॉर्मल तरीके से वो घूमे।
ठीक है ना। उसके घूमने का कुछ रूल्स होंगे। जैसे हम लोग का ये न्यूक्लियस है, सिंपल सी बात है, न्यूक्लियस होगा तो कोई चार्ज यहाँ पर भी रखे गए हैं, आपके प्रोटॉन्स यहाँ पे हैं, तो प्रोटॉन्स हैं तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी उसके अंदर होगी, ठीक है। उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या है, इसके चारों तरफ एनर्जी लेवल्स होंगे। क्या है एनर्जी, अब अलग अलग डिस्टेंस पे जाएंगे तो एनर्जी की मात्रा क्या होगी, अलग अलग होगी। तो बोहर्स ने उन्हीं एनर्जी की जो रेंज थी, उन्हीं एनर्जी के रेंज को लिया, जो न्यूक्लियस के चारों जो एनर्जी रेंज बन रही थी उसी एनर्जी रेंज को लिया और उनको नाम दिया उन्होंने सबसे पहले कि ऊर्जा स्तर कहेंगे हम लोग उसको, या फिर कोष कह सकते हैं उनको, ठीक है। तो ऊर्जा स्तर या कोष की संकल्पना उन्होंने दिया, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अस्थायी अवस्था, कक्ष, कक्षा या अनुमत ऊर्जा स्तर, ठीक है। और उन निश्चित ऊर्जा स्तरों को, कोषों को दिखाने के लिए जो है उन्होंने क्या किया, n का यूज किया, n = 1 2 3 4 डॉट ऐसे हो जाएगा हम लोग का। या फिर उन्हीं कक्षकों को दिखाने के लिए, कोषों को दिखाने के लिए k, l, m, n, इस प्रकार से क्या है अक्षरों का ये यूज किया गया। किसको दिखाने के लिए, कोषों को दिखाने के लिए। कोष या फिर जिसे आप कहते हो ऊर्जा स्तर कहते हो, या फिर आप उसी को अनुमत, है ना, अनुमत ऊर्जा स्तर, अनुमत ऊर्जा स्तर, ये सब आप उसको नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो अब ये जो हम लोग का इलेक्ट्रॉन है, एक चीज़ तो फिक्स हुआ, पहले उन्होंने इलेक्ट्रॉन की बात नहीं की, पहले तो उन्होंने बात किया किसकी, कि हमारा जो न्यूक्लियस है उसके राउंड जो उसका एटम के अंदर जो फील्ड बनी हुई है, वो फील्ड में जो एनर्जी लेवल्स हैं वो किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो उन्होंने कहा कि जो फील्ड डिवाइडेड है एनर्जी के छोटे छोटे रेंजेज में, उन रेंजों को हम लोग कोष कह लें, अस्थायी अवस्था कह लें, कक्ष कह लें, कक्षा कह लें, अनुमत ऊर्जा स्तर कह लें। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या थी, उन्होंने कहा कि जो कक्षा है या फिर ऊर्जा स्तर जो है उसकी ऊर्जा क्या होती है, निश्चित होती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट था उनका, ठीक है। कि हमारा जो एटम के चारों ओर का मतलब क्या हो गया कि स्पेस में 3D में चारों तरफ, ऐसा नहीं कि केवल ऐसे राउंड शेप में नहीं है, वो आपका स्फेरिकल फॉर्म में है, गोली रूप में हम लोग का एटम का जो शेप है वो है। तो उसके चारों तरफ जो है पतले पतले खोल, जैसे आप देखते हो कि कोई संतरा है उसके ऊपर छिलका लगा हुआ है, उसके अंदर एक छिलका हो तो जो पतले पतले छिलके, कई छिलके अगर के उसके अंदर लगे हुए हैं तो हर छिलका क्या एक एनर्जी लेवल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक एनर्जी लेवल हो जाएगा। और हर एनर्जी लेवल की जो ऊर्जा होगी वो क्या होगी, निश्चित होगी। दिखाने का तरीका आप समझ चुके हैं, नाम क्या बताया समझ चुके हैं। इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट ये वर्ड आ रहा है, अस्थायी अवस्था की बात कर रहा है, वो अस्थायी अवस्था की बात कर रहा है, ठीक है। अस्थायी अवस्था का मतलब क्या होता है, आप जानते हो ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ हो, अगर वो अपने न्यूनतम ऊर्जा वाली अवस्था में है, न्यूनतम मिनिमम एनर्जी स्टेट में है वो, तो क्या होती है, अस्थायी होती है। मिनिमम एनर्जी स्टेट का मतलब क्या हो गया कि वह बिल्कुल उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं है किसी भी प्रकार की, तो हम लोग बोलेंगे क्या हो, अपने मिनिमम एनर्जी स्टेट में है और वो आपका अस्थायी अवस्था में है। तो उन्होंने यहाँ पे जो कोषों की बात किया, यहाँ पे जो आपका पहला कोष यहाँ पे आपका हो गया K वाला, L और M। तो जो पहला कोष था उसको बोला कि उसकी ऊर्जा कम होती है, और दूसरे वाले कोष की ऊर्जा क्या होती है, अधिक होती है। ऐसे तीसरे वाले की ऊर्जा क्या होती है, अधिक होती है, उससे अधिक होती है। और आगे जब बढ़ते जाएंगे तो एनर्जी क्या है, बढ़ती जाएगी कोषों की, ठीक है। तो आपका जो अस्थायी अवस्था का मतलब कि जो भी आपका यहाँ पे एनर्जी है उसमें जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो क्या है, उसका अस्थायित्व उसके अंदर रहेगा, वो अपना एनर्जी को न लॉस करेगा न इमिट करेगा वहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो घूर्णन है वो निश्चित ऊर्जा की कक्षाओं में ही क्या है, संभव है। हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वह क्या है, किसी भी कोष के अंदर होगा, चाहे पहले में हो, दूसरे में हो या फिर तीसरे में, किसी में हो, वह क्या है, निश्चित ऊर्जा की कक्षाओं में ही ट्रेवल करेगा। दैट मीन्स कहने का ये हो गया कि ये दो कोषों के बीच में एक एरिया ऐसी मिलती है, ठीक है ना, दो कोषों के बीच में जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। दो कोषों के बीच में दोनों की बाउंड्री जहाँ मिलती है, उन बाउंड्री पे आपका इलेक्ट्रॉन के नोडल पॉइंट्स, नोडल प्लेन अभी लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल बस इतना समझिए कि दो आपके जो सेल्स हैं जहाँ पे बिल्कुल टच करते हैं, वहाँ पे एक बाउंड्री ऐसी मिलती है जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या होती है, सबसे कम होती है। तो हम लोग का इलेक्ट्रॉन बिल्कुल कहाँ पे होंगे, जो निश्चित ऊर्जा कक्षाएँ हैं उन्हीं कक्षाओं में ही क्या है अपना ट्रेवल करेंगे, उसी में क्या है गति करेंगे। और गति करते समय वो न ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे न ही ऊर्जा का अवशोषण करेंगे। गति करते समय अपने आप स्वतः
यहाँ पे एनर्जी लेने यानी ग्रहण करने और निकालने की बात हो रही है। यहाँ पे स्वतः अपने आप वो एनर्जी को न निकालेंगे न वो रिलीज करेंगे। हम लोग के ज़रूरत के हिसाब से या फिर नेचुरल कोई तरीका होगा उस तरीके से वो एनर्जी को गेन कर सकते हैं या फिर एनर्जी को रिलीज कर सकते हैं। जैसे कहने मतलब कि हमारा एटम अगर किसी अदर एटम से रिएक्शन करने जा रहा हो या फिर हमको इलेक्ट्रॉन निकालना हो उसके अंदर से हो तो हम उसकी एनर्जी दे सकते हैं, या फिर बॉन्डिंग के दौरान वो क्या है अपनी एनर्जी को रिलीज कर सकता है, निकाल सकता है। ठीक है ना। तो हम लोग का जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या है निश्चित ऊर्जा कक्षाओं में ही क्या उसका गुणन संभव है। ठीक है। हर कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि आपका जो पहले कोर्स वाला इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे में मूव करे, तीसरे में मूव करे, चौथे में भी क्या है मूव करे, कहीं वो उसको रख दिया मूव करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन जब भी मूव करेगा तो एक निश्चित ऊर्जा की कक्षा में मूव करेगा, और किस कक्षा में मूव करेगा उसके लिए जो इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट दिया उन्होंने, कहा कि इलेक्ट्रॉन की जो कक्षा होगी वो कैसी होगी, किसी इलेक्ट्रॉन की कक्षा कौन सी होगी, उसको कैसे जानेंगे हम लोग कि किस कक्षा में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि जिस कक्षा की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग है ना, इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग, ध्यान दीजिएगा, जिस कक्षा की ऊर्जा, जैसे पहली कक्षा दूसरी कक्षा जो भी कक्षा हो, उसकी जो ऊर्जा है अगर इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग है, ठीक ना, उसका क्या हो कोणीय संवेग जो उसके लिए है वो क्या है h/2 का क्या हो पूर्ण गुणज हो, उसी में इलेक्ट्रॉन हम लोग का मूव कर सकता है। इलेक्ट्रॉन कोणीय संवेग क्या होता है J = I ओमेगा, आपने पढ़ा होगा J = I ओमेगा। I आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, ओमेगा क्या हो गया आपका एंगुलर वेलोसिटी हो गई, एंगुलर वेलोसिटी। तो ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए आप जानते ही फार्मूला क्या होता है, I = होता है mr² और V = R ओमेगा होता है। वहाँ से हम लोग ओमेगा का मान निकालेंगे तो V/R हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ से R से R कैंसिल होगा, ये वाला R² का R कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा mvr हो जाएगा, mvr। जो कोणीय संवेग की बात कर रहे हैं तो कोणीय संवेग कितना है mvr, ठीक है ना, J = mvr हो गया, mvr। यह जो कोणीय संवेग है आपका जो इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, वह h/2 का क्या है पूर्ण गुणज हो। पूर्ण गुणज होने का मतलब क्या है कि आपका h/2 2h/2 3h/2 4h/2 5h/2 ही होना चाहिए। ठीक है ना। वो क्या है अपूर्णांक गुणांक नहीं हो सकता है, अपूर्णांक गुणांक नहीं हो सकता है। और ये एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ बताया उन्होंने कि एक ही कक्षा में सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्या होती है समान होती है, और एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो उनकी एनर्जी क्या होगी सेम होगी, इसीलिए वो क्या है एक कक्षा के अंदर है वो। ठीक है ना। जैसे आप अगर 11th में पढ़ रहे हैं तो 11th में पढ़ने वाले सभी बच्चों का जो एक क्लास का लेवल है, एक एनर्जी लेवल 11th का है। अब उसमें अलग बात है कि कोई उसमें से थोड़ा सा अधिक तेज होगा, कोई क्या होगा थोड़ा सा वीक होगा, किसी को ज़्यादा ज्ञान होगा, किसी को थोड़ा सा कम ज्ञान होगा, ये अलग चीज़ है। किसी की क्षमता अलग होगी, किसी की क्षमता कम होगी, वो अलग चीज़ है। लेकिन सबका एक एनर्जी लेवल की बात करेंगे, सबका एनर्जी क्या है 10th पास करके सभी आए हैं तो उनके पास एक पॉसिबल मिनिमम एनर्जी है 11th में आने के लिए। उसी प्रकार से आपका इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक ही कक्षा के अंदर सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्या होती है समान होती है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हमारा इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जा सकता है। तो जैसे मैंने अभी बताया आपको कि हमारा इलेक्ट्रॉन अपने आप स्वतः एनर्जी को चेंज नहीं करने वाला है, अपने कक्षा को चेंज करने वाला नहीं है। या तो आर्टिफिशियल तरीके से या तो नेचुरल तरीके से हमारे इलेक्ट्रॉन को जब कहीं से एनर्जी मिलेगी या फिर किसी वजह से अगर वो अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा, है ना, एनर्जी को रिलीज करता है तभी वो क्या है अपनी कक्षा को चेंज कर सकता है। तो उसके लिए आपने कहा कि ऊर्जा के उत्सर्जन या अवशोषण द्वारा ही संभव है, ऊर्जा के उत्सर्जन या अवशोषण द्वारा ही संभव है कि हमारे इलेक्ट्रॉन किसी एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाए, है ना। अब देखो जैसे बताया मैंने कि आपका जैसे जैसे जा रहे हो आगे बढ़ रहे हो आपका एनर्जी क्या है बढ़ता जा रहा है ना। E1 हो गया, आपका E2 हो गया। यहाँ पे देख सकते हो हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है, अगर पहले वाले में E1 है तो उसकी एनर्जी क्या है E1 है, दूसरे वाले में इलेक्ट्रॉन हम लोग कहते हैं क्या उसकी एनर्जी E2 है, ठीक है ना। अगर तीसरे में तो क्या है E3 है, चौथे में तो E4 है। उसी को हम लोग यहाँ कोष में दिखा रहे हैं n = 1 n = 2 n = 3। तो आपका पहला वाला कोष में अगर है तो उसका जो मोमेंटम होगा, उसका कोणीय संवेग जो होगा वो क्या होगा h/2 होगा। कितना होगा h/2 होगा। अगर दूसरे कोष में होगा तो h/2 होगा। अगर तीसरे कोष में होगा क्या होगा 3/2 होगा। चौथे में होगा तो क्या होगा 4/2 होगा। तो देखो डिफरेंस की बात करें हम लोग तो डिफरेंस कितने का है h/2 का है। किन्हीं दो क्रमागत
कोषों के बीच में जो डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे E1 से E2 में जाने में क्या है, h/2 पाई का डिफरेंस है। ऐसे E2 से E3 के बीच में क्या है, h/2 पाई का डिफरेंस है। ऐसे E3 से E4 में क्या है, h/2 पाई का डिफरेंस है। तो इसका मतलब कि हमारा इलेक्ट्रॉन अगर पहले वाले से दूसरे कोष में जाना चाहता है तो उसको अधिक एनर्जी की ज़रूरत होगी, और जब वह एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा कहीं से भी, जब उसको एनर्जी कहीं से मिलेगी तभी वो क्या है, एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जा सकता है। जैसे हम लोग घर पे स्टेयर्स होती हैं, सीढ़ियाँ हम लोग की होती हैं, तो सीढ़ियों पे चलने के लिए हम लोग क्या है, पहला कदम रखते हैं, तो अगर हमें और ऊपर जाना है तो फिर दूसरा कदम रखते हैं, है ना। तो हम ऐसे क्या है, कदम रख के क्या है चले जाते हैं। लेकिन दोनों सीढ़ियों के बीच में, दोनों स्टेप्स, जो सीढ़ी के स्टेयर्स के जो स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स के बीच में क्या है, गैप होता है हम लोग का। तो उसी प्रकार से हम लोग का यहाँ पे देखिए गैप है, ये आपकी पहली सीढ़ी हो गई, पहला स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप हो गया, तीसरा स्टेप हो गया, ऐसे चौथा पांचवा स्टेप भी हो सकता है आपका। तो इस स्टेप से इस स्टेप में जाने के लिए ये आपका गैप है। क्या है, ये गैप है। ये गैप जब पूरा होगा तभी हम यहाँ से यहाँ पे आ पाएंगे। अब यहाँ से हम यहाँ पे आना चाहते हैं तो यहाँ से यहाँ आने के लिए इस गैप को पार करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से हमको अगर जाना है, यहाँ पे ऊर्जा अधिक लग रही है तो हमको एनर्जी लगानी पड़ेगी, एनर्जी लगानी पड़ेगी, तभी हम क्या है, पहले स्टेप से दूसरे स्टेप में, दूसरे स्टेप से तीसरे स्टेप में जा पाएंगे, सीढ़ी पे चढ़ करके। ऐसे उतरना होगा हम लोग को। तो अब यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ पे अब रिटर्न जा रहे हो आप, यहाँ से यहाँ पहुँच रहे हो, तो अब इसका एनर्जी अधिक है, इसका एनर्जी कम है। तो आप यहाँ पे तभी जा पाओगे जब आपकी एनर्जी क्या हो, इसके लेवल की हो, है ना। आपकी एनर्जी क्या है, जब आप 11th में आ गए तो फिर से 10th में जा नहीं पाओगे, है ना। अगर आप फेल रहते तो फिर से 10th में पढ़ते हैं, लेकिन आप पास आउट कर गए हो तो आप कहाँ जाओगे, 11th में, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर पीछे जा रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, आपको एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा। अगर आपका ज्ञान बहुत ही कम है, आपका जो नॉलेज है वो 9th 10th लेवल का है, तो आपको टीचर रिकमेंड करेगा कि बेटा तुम फिर से 9th में पढ़ लो। क्यों भाई, क्योंकि आपकी एनर्जी क्या है, कम है। तो उसी प्रकार से अगर आपको पीछे जाना है, यहाँ पे जाना है, तो आपको एनर्जी क्या करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा। आप इससे पीछे वाले स्टेप पे जाना चाहते हो तो आपको और एनर्जी क्या है, रिलीज करनी पड़ेगी। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वह अपना कोष, अपनी कक्षा, अपना जो अनुमत ऊर्जा स्तर है उसको तभी चेंज कर पाएगा जब उसको कहीं बाहर से एनर्जी मिले, या फिर वो अपना एनर्जी को क्या करे, रिलीज करे, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रॉन की कक्षा का परिवर्तन की बात। तभी संभव है जब ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण हो। अच्छा, अगला बात क्या इसमें है, हमारा जो इलेक्ट्रॉन संक्रमण करता है, संक्रमण करने का मतलब ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब क्या हो गया कि वह अगर किसी एक कोष से दूसरे या तीसरे या चौथे किसी में जाना चाहता है तो वह तभी जा पाएगा, जैसे बताया मैंने आपको, आप तभी जा पाओगे अगले कोष में जब आपके पास उस कोष के अकॉर्डिंग एनर्जी हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप आगे ही जाओ, आप पीछे भी आओ, आप पीछे आ रहे हो या फिर आगे जा रहे हो। अगर आगे जा रहे हो मतलब हायर एनर्जी स्टेट में जा रहे हो तो आपके पास हायर एनर्जी स्टेट के इक्विवेलेंट आपके पास एनर्जी होनी चाहिए। अगर आप बैकवर्ड आ रहे हो, लोअर एनर्जी स्टेट में जा रहे हो, आप अस्थायी अवस्था की ओर जा रहे हो, तो आपको अपनी एनर्जी को रिलीज करना होगा। अपने अंदर से ईगो हटाना पड़ेगा, अपने अंदर से गुस्सा खत्म करना पड़ेगा, आपको अंदर जो एक्साइटेशन है आपके अंदर, है ना, वो क्या करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा, तभी आप क्या है, अस्थायी अवस्था की ओर जा पाएंगे। तो उसी प्रकार से इसमें हो रहा, कहानी वही है बच्चों। सिंपल सी कहानी ये है कि आपका जब E1 से E2 में जाएगा तो उसको एनर्जी चाहिए होगी। कितनी एनर्जी चाहिए होगी, जितना एनर्जी का अंतर दोनों कोषों के बीच में होगा। दोनों कक्षाओं के बीच में जितना एनर्जी का अंतर होगा उतना ही चाहिए। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आपको यहाँ रहने के लिए आपको 10 रुपये की ज़रूरत है और यहाँ रहने के लिए आपको क्या है, 30 रुपये की ज़रूरत है ना। तो दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 20 रुपये का डिफरेंस है कि नहीं है। यहाँ पे आप 10 रुपये में रह सकते हो, ठीक है। एनर्जी लेवल की बात करें, ये आपका एनर्जी लेवल बना दिया मैंने। ये क्या हो गया, E1 हो गया, ये क्या हो गया, E2 हो गया। ये आपका एनर्जी लेवल क्या है, 10 का है, ये कितने का है, 30 का है। तो हम चाहते हैं हम भी 30 वाले में चले जाएँ। तो 30 वाले में जाने के लिए आपको यहाँ पे क्या है, आपके पास 20 रुपये एक्स्ट्रा होने चाहिए, तभी तो आप 20 रुपये जब प्लस होंगे आपके पास तो आप 10 + 20 करें, क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। आपके पास 30 रुपीज़ हो गए, आप क्या है सेकेंड एनर्जी स्टेट में जा सकते हो। तो आपका जो एनर्जी का डिफरेंस है दोनों के बीच में, उसको घटा दिया जाए E2 - E1, है ना। हायर एनर्जी स्टेट में से लोअर एनर्जी स्टेट को घटाएंगे तो क्या आएगा, एक एनर्जी का वैल्यू आएगा जो कि क्वांटाइज एनर्जी होगी। शुरू में बता दिया आपको। तो वो क्वांटाइज एनर्जी क्या होगी, hν के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, hν के बराबर होगी। कह सकते हो कि hν = E2 - E1, E2 - E1। इसी को बोलते हैं
बोहर्स फ्रीक्वेंसी लॉ, क्या बोलते हैं इसको, बोहर्स फ्रीक्वेंसी लॉ इसको कहा जाता है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको। इसी जो समीकरण है इसी को बोलते हैं एच न्यू इक्वल टू जो E2 माइनस E1 है उसको क्या बोलेंगे, बोहर्स फ्रीक्वेंसी लॉ बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्लियर हो गया कि हम लोग का अगर इलेक्ट्रॉन पहले वाले कोष से दूसरे वाले कोष में जाना चाहता है तो उसको क्या है, एच न्यू की जरूरत होगी। अच्छा, ये तो आपका गेन करने की बात हो गई, लोअर से हायर आ रहा है। अगर हमारा हायर से लोअर जाएगा, है ना, लोअर जाएगा तब भी उसको क्या है, एच न्यू की जरूरत होगी। कितनी की, एच न्यू की जरूरत होगी, क्योंकि दोनों कोषों के बीच में अगर एच न्यू का डिफरेंस है तो उसे एच न्यू एनर्जी की ही जरूरत होगी ऊपर जाने के लिए। और अगर वापस आ रहा है लौट करके तो उसे एच न्यू एनर्जी क्या जो इसको मिला था वो क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। यानी कि आप 30 वाले में हो, आपको 10 वाले में आना है, 10 वाले एनर्जी में आना है तो आपको 20 एनर्जी क्या करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा। और वही रिलीज एनर्जी क्या है हम लोग को स्पेक्ट्रम के रूप में दिखाई देती है ना। अगर वो गेन करता है, जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है वो भी क्या है, स्पेक्ट्रम के रूप में दिखाई देती है, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, है ना, अवशोषण स्पेक्ट्रम। और जो एनर्जी वो निकालता है उससे जो स्पेक्ट्रम मिलता है उसको बोलते हैं हम लोग उत्सर्जन स्पेक्ट्रम बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये तो एनर्जी का डिफरेंस हो गया दो आपके कक्षाओं के बीच में, है ना। अब तीसरी बात ये इसमें देखा जाए अगर, तो वृत्तीय पथ पर जो गति के कारण है, वृत्तीय पथ पर गति कब कोई करता है, आपको पता ही है, कोई पार्टिकल अगर वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है तो उस पर कोई ना कोई केंद्रीय बल लगा होगा, है ना। बिना केंद्रीय बल के, बिना सेंट्रल फोर्स के आपका बॉडी क्या है, एक क्या सर्कुलर पाथ में मोशन नहीं कर सकती है। तो हम लोग का जो केंद्रीय बल है उसी को नाम दिया गया अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स। तो अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, अपकेंद्रीय बल के बराबर। अगर कोई वस्तु जो है मूव कर रही है किसी वस्तु के राउंड, इसके राउंड अगर ये मूव कर रही है तो इसके ऊपर अगर ये वस्तु अपने केंद्र के बल लग रहा है, तो अगर ये इस अस्थायी कक्षा में घूम रही है तो ये क्या, इसके ऊपर एक विपरीत दिशा में बल लग रहा होगा, और दोनों बल क्या होंगे, एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, तभी ये पार्टिकल क्या है इसके चारों तरफ उसी सेम कक्षा में घूम सकता है, अदरवाइज ये घूमेगा नहीं, है ना। तो सेम कक्षा में घूमने का मतलब क्या हो गया, सिंपल समझ गए। आपका अगर ये न्यूक्लियस है और ये आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इस कक्षा के अंदर, तो इस इलेक्ट्रॉन पे एक बल इधर काम करेगा तो एक बल क्या है इधर काम करेगा, और दोनों फोर्स क्या होंगे, F1 F2 क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। उसी में से जो केंद्र क्यों लग रहा है वो क्या हो गया, अपकेंद्रीय बल, और जो केंद्र से बाहर क्यों लग रहा है उसे बोल दिया आपने अपकेंद्रीय बल। तो इसमें एक बल आपका क्या है, आपका ZE²/r²। आपने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा होगा। कूलम्ब्स लॉ क्या था, आपने पढ़ा था ना, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये कूलम्ब्स का नियम था, दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल। तो एक नाभिक हम लोग का आवेश हो गया Q1 मान लीजिए, ठीक है। तो जो नाभिक में होगा, नाभिक में क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। तो एक प्रोटॉन का आवेश कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। एक आपके प्रोटॉन का आवेश क्या होगा, एक प्रोटॉन के आवेश जो होगा एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। अगर हमारा परमाणु क्रमांक जो है, परमाणु क्रमांक कितना है, Z, इसका मतलब Z प्रोटॉन होंगे इसके अंदर, Z प्रोटॉन होंगे। तो एक प्रोटॉन का आवेश कितना है, एक प्रोटॉन का आवेश E है, कितना है, E है। तो आपका Z प्रोटॉन का आवेश कितना होगा, Z प्रोटॉन का आवेश कितना हो जाएगा, Z × E हो जाएगा, Z × E हो जाएगा, Z × E। और हम लोग का एक आवेश Q1 का मान हो गया क्या, Z × E। दूसरा आवेश Q2 क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो वो भी क्या होगा, उसका आवेश भी कितना होगा, E होगा। तो हम लोग का जो Q1 × Q2 की बात हम लोग कर रहे हो क्या होगा, ZE × E, यानी कि ZE²। तो ही आपने यहाँ पे देखा कि ZE², यहाँ पे क्या है, ZE²। और दोनों के बीच की दूरी क्या है, R अगर है, यानी कि R त्रिज्या में गति कर रहा है, तो हम लोग का ZE²/r² जाएगा। और ये आपका अपकेंद्रीय बल कितना हो जाएगा, mv²/r होता ही है, mv²/r हो गया। तो ये आपका वृत्तीय पथ पे गति तभी करता है वो जब उस पर अपकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल क्या हो, आपस में बराबर हो, ठीक है। अब हम लोग जो इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या की बात, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय ऊर्जा की बात, है ना, इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है उसकी बात हम लोग अभी अगले अभी इसके पार्ट में हम लोग करेंगे, ठीक ना। वैसे इलेक्ट्रॉन की जो आपका जो त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन की जो आपका एटम का जो रेडियस है, ठीक है, आपका इलेक्ट्रॉन किस रेडियस वाले वृत्तीय कक्षा में घूम रहा है, अब उस कक्षा में उसका वेलोसिटी कितना है, उसका एनर्जी कितना है, उन सभी बातों को हम लोग अभी इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज बोहर्स मॉडल के जो मुख्य 4 पास्टुलेट्स थे, उन 4 पास्टुलेट्स में ये आपका, है ना, पास्टुलेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, और उनकी एक जो उनसे जुड़ी हुई और विशेषताएँ
विशेषताएं थीं, विशेष बातें थीं, उनकी चर्चा की गई, उनको एक्सप्लेन किया गया। अभी हम लोग इसके आगे डिराइव करेंगे कि इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में घूम रहा है उसका रेडियस क्या है, उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, वेलोसिटी कितना है, उसका एनर्जी कितना है। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।